नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ा निवेश हुआ है। सिल्वर लेक ने 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, और सिल्वर लेक पहले भी जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। जियो में सिल्वर लेक बना 2.08% का स्टेक होल्डर। वहीं जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाया कुल 92,202.15 करोड़ रुपए। तो देखिए, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को कुल मिला दे तो 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए। और अब बात सियासत की। बिहार की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीटों को लेकर कांग्रेस के आरजेडी पर दावे के बाद भी राज्य जीतन राम मांझी के आवास पर गुप्त बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में जीतन राम मांझी के अलावा आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मांझी के आवास पर हुई इस बैठक में एकजुट होकर आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति बनी है। बैठक खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ने बिना किसी सवाल के जवाब दिए वो वहां से निकल गए। मांझी के आवास पर चली बैठक का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। जीतन राम मांझी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो लोग हैं शामिल हुए वो निकल रहे हैं। ये देखिए, सबसे आगे जो है वो मुकेश सहनी। अब रुके 1 मिनट, लेकिन मुकेश सहनी देखिए बिना बोले हुए जो है वो निकल गए। कोई भी बात नहीं करना चाहता है। और ये गुप्त रूप से जो चल रही थी बैठक, उस गुप्त रूप से बैठक में देखिए उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुशवाहा सर, अरे कुछ तो बताइए, क्या बैठक हुई? कुशवाहा जी, कोई जानकारी तो दीजिए। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी के आवास पर लगभग 1.5 घंटे तक बैठक चली है। उसमें गुप्त रूप से ये बैठक हुई जिसमें जीतन राम मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, तमाम लोग शामिल थे। ये बैठक में माना जा रहा है कि आरजेडी के खिलाफ एक गोलबंदी के रूप में चर्चा हुई, लेकिन इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। हमने कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बिना कुछ कहे हुए यहां से रवाना हो गए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार में सियासी पार्टियों में सीटों पर तकरार जारी है। कांग्रेस जहां अधिक सीटों पर दावा कर रही तो वहीं आरजेडी उसे भाव नहीं दे रही। क्या है इसके पीछे की सियासत, इस खबर से जानते हैं। बिहार में चुनावी आहट के बीच अब सीटों पर संग्राम की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के नेता एक बार फिर बयानों के जरिए अधिक सीट पर दावा ठोकने में जुट गए हैं। कांग्रेस के नेता सीटों के साथ महागठबंधन की अगुवाई का भी दावा करने लगे हैं। साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व को भी खारिज कर रहे हैं। गठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के उस पर भी फैसला जल्दी करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के साथ महागठबंधन के दूसरे दल हम के नेता भी कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। हालांकि आरजेडी के नेता इसे मुद्दा बनाने से परहेज भी कर रहे हैं और डिमांड को खारिज भी कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति ने कांग्रेस महागठबंधन में ज्यादा सीट मांगने का काम यदि किया है हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो उसके मांग का हम समर्थन करते हैं। देखिए, सहयोगी अगर कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो ये विमर्श का विषय है ना। बैठेंगे ना, चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं।
मुद्दे सरोकार को लोक विमर्श में रख करके लड़ते हैं। कोई विभेद नहीं है, साथ बैठेंगे, चीजें सुलझ जाएंगी। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम के बीच अब जेडीयू के नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। जहाँ तक दूसरा गठबंधन है उसमें श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के असमंजस है, दुविधा है और निर्णय की स्थिति है। आरएलएसपी, श्री मांझी जी की पार्टी और श्री साहनी जी की पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी भी उनके अनुभवहीन नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में केवल 3 पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी थी। इनमें 27 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 67% से कहीं ज्यादा रही। कांग्रेस इसी को आधार बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि सीटों पर संग्राम कहां तक खत्म होती है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। हर साल उनकी जयंती पर सियासत खूब होती है, लेकिन बावजूद इसके आज उनके परिजन मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का गांव बैरगाछी। भोला पासवान शास्त्री का परिवार इसी गांव में रहता है, जो आज दाने दाने को मोहताज है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा इंदिरा आवास समेत कई योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिला है। जिला प्रशासन के स्तर से भी लॉकडाउन के दौरान चावल और गेहूं भी दिया गया। बावजूद इसके आज भी पूर्व सीएम स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के परिजन मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मेरे बाल बच्चा मजदूरी करता है सब जाकर बाहर में, और क्या कहें, यही घर जो बनाया थे 12,000 दिया था, आज पहले का घर अभी चूर रहा है हमारा। अभी लॉकडाउन के कारण अभी सब तो कितना, अभी उधर तो सब तो बैठे थे और इधर से काम धंधा शुरू हुआ है 5-6 दिन से, उसी कारण जा रहे काम करने के लिए। तो पढ़ाई भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर भोला पासवान शास्त्री के परिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही राशन उपलब्ध करवाया है। धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने शास्त्री जी के घर पहुंचकर उनके भतीजे विरंची पासवान को ये राशि सौंपी। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संकल्प लिया और हमें निर्देशित किया, सारे लोगों के साथ जाके आप उनको अन्न, खाने पीने का सामान और 1 लाख रुपये आर्थिक मदद करेंगे। अभी भी इनका जो परिवार है वो काफी मुफलिसी में जी रहा है। जरूरत है सरकार इनके परिजनों की कुछ मदद करे, ताकि भोला पासवान शास्त्री की आत्मा को भी संतुष्टि मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। कैमूर की एक महिला का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल संचालक के घर वालों ने चोरी का आरोप लगाकर उसकी कई महीनों तक पिटाई की। इससे एसटी थाने में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन महीनों बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस महिला के शरीर पर पड़े जख्मों के निशान देखिए। ये निशानी है उस क्रूरता की जो इसके साथ की गई। जी हां, मुनी कुमारी, यही नाम है इस महिला का। बबुआ के डीपीएस स्कूल में 5 साल से पियून की नौकरी करती थी। 6 मार्च को स्कूल संचालक ने 1 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा दिया और फिर चोरी के आरोप में स्कूल संचालक के भाई भतीजों ने मुनी की पिटाई शुरू कर दी। हाथ पैर बांध कर कई दिनों तक मारा पीटा, 17 दिन तक बंधक बनाकर रखा और जबरन ये कहलाते हुए वीडियो बनाया कि पैसे उसने ही चुराए हैं। से सर ऐसे रस्सी से बांध के सर जी, और दुपट्टा से ऐसे करके नहीं भी बांधे से। अच्छा। हाँ सर, बांध के मार रहे थे दोनों। उसके बाद घर आने दिया? नहीं सर जी। क्या कहता था? कॉलो से कि यही में मार के तुमको मुआएगी तो पैसा दे। मुनी की बहन को जब पता चला तो उसने पुलिस से मदद मांगी और मुनी को स्कूल से छुड़ाया जा सका। रोते रोते बस पूरन का थाना पर चल गई। तो कहनी ये बात कहनी कि हमरे बहन के
बहुत मार मरले बने सर लोग, हमार बहिन के रूम में बिक दिले बना जा। अच्छा, तो पुलिस के लेके कोई नहीं आप? हाँ, हम पुलिस के लेके। तो ई कहाँ रही वो घरे? वो रूम में, कोई रूम में ई भी वाली एगो और ललता नाम के वही में लड़की भी रहे। स्कूल से छूटने के बाद मुनि ने SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया तो स्कूल संचालक ने भी उसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज करा दिया। मुनि को केस दर्ज कराया 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अब यह मामला सियासी रूप लेता जा रहा है। चिनारी विधायक और बिहार के SC/ST कल्याण समिति के सभापति ललन पासवान का कहना है कि वो महिला को न्याय दिला के रहेंगे। इसमें मामला अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो उसको हम लोग सब देखें, उसमें न्याय मिलेगा, उसमें कहीं। हालांकि इस पूरे मामले में स्कूल संचालक का कहना है कि मुनि ने चोरी की है और वो उनके परिवार पर झूठे आरोप लगा रही है। तो थाने से लोग आए और उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया है। उसमें मुन्नी कुमारी ने गच्छी भी है कि मैंने पैसा सर के अलमीरा से लॉकर से निकाला है। और इसके बाद उन्होंने इस बचाव पक्ष में हमारे भाई भतीजा के ऊपर भी जाकर के FIR कर दी। अगर ये मान भी ले कि चोरी मुनि ने ही की है, फिर भी स्कूल मालिक को यह हक किसने दिया कि वो खुद ही सजा दे? सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी है। सवाल है, मामला दर्ज होने के 2 महीने बाद भी आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर कब तक कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। गया में अपहरण के एक मामले में पुलिस ने रांची NCB के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट समेत 8 अधिकारियों को दोषी माना है। जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों पर लूट, अपहरण, फिरौती के मामले सही पाए गए। दिल्ली NCB महानिदेशक के आदेश पर गया पुलिस ने मामले की जांच की थी। हालांकि NCB अलग से अपनी टीम बनाकर जांच भी कर रही है। दरअसल 6 अक्टूबर 2015 को NCB रांची की टीम 12 चट्टी काहूदाग निवासी कौशल्या देवी के घर पर छापेमारी करने पहुंची, जहां परिवार से ज्वेलरी, कैश, पासबुक, चेकबुक और गाड़ी लेकर वो जबरदस्ती चली गई। साथ ही होटल मालिक तजेंद्र सिंह, उसके साले बलिंदर सिंह और कर्मचारी मंगा सिंह का अपहरण कर उन्हें भी अपने साथ ले गए। इसके बदले तजेंद्र सिंह के परिवार से 15 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद उनको छोड़ा गया। इधर पूरे मामले में 8 में से 5 अधिकारी कोर्ट से जमानत ले चुके हैं, जबकि 3 अभी फरार हैं। उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ अधिकारी लोग भी कल परसों आती है। हाँ अलग से परसों देना तो सब पूछताछ कर थू, फोटो देखल थी तो हम 3 गो का कहते था 4-5 साल से ध्यान के ले रही हो तो 3 गो चिन्ह लिए। उनकी अंकित हुई थी वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अंकित हुई थी उस समय में, और उस समय में ही अनुसंधान और पर्यवेक्षण के क्रम में कुछ लोगों के विरुद्ध वो सत्य भी पाया गया है। तो उसी के आधार पर जो है अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक से बारिश हुई नहीं, लेकिन सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही की पोल खुल गई। खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर गांव में साल 2018 में 48 लाख की लागत से रामपुर जमालपुर से तांती टोला तक सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन 2 साल के अंदर ही हल्की बारिश में पूरी सड़क पानी में बह गई। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में हुए गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं खगड़िया DM आलोक रंजन घोष ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। इतने लापरवाही से इस तरह का काम हुआ है कि आज तक इस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब किसी न किसी रूप से कोई न कोई इस काम में बाधा दे देते हैं। सिवान में करीब 2 दशक से बंद पड़ी मिलों को चालू करने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मिलों को चालू करने की मांग शुरू कर दी। आपको बता दें कि सिवान में 3 चीनी मिल, 1 सूता फैक्ट्री, 1 चमड़े की फैक्ट्री करीब 2 दशक से बंद पड़ी है। बंद पड़े ये मिल जो है खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं और अगर ऐसे में इन मिलों को चालू किया जाता है तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। और यहाँ तो 4 गो मिल है, 3 गो चीनी मिल है, 1 सूता मिल है और बहुत छोटे छोटे मिल भी है। तो कम से कम ये चालू हो जाता है तो सारे पर कम से कम 20-25 हजार आदमी का तो काम चल ही जाएगा इसमें। मुजफ्फरपुर में कोरोना संकट के नाम पर अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया है। कुछ शरारती लोग संगठित तरीके से कोरोना से मुक्ति के नाम पर भोले भाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोरोना को कोरोना माई कहकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके बाद गांव के लोग कोरोना को देवी मानकर पूजा करने लगे।
शुक्रवार को कांटी के एक गांव में अंधविश्वास का एक खेल घंटों चलता रहा। वही जानकारों का कहना है कि ऐसा शिक्षा की वजह से हो रहा है। जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। हम लोग देखा सुनीलवा के मोबाइल पर। अच्छा। हम लोग के रात भर नहीं नींद पड़ा। अच्छा। हम लोग कहा कि हमको काहे ऐसे होता है। कुछ महिलाएं कोरोना माइक करके पूजा कर रही हैं, तो ये एक अंधविश्वास है, यह अज्ञानता है। और ये बीमारी को महिमा मंडित, पहले भी ऐसा होता था कि चेचक, खसरा, इस सब को कहा जाता था कि ये माई आई है, देवी का प्रकोप है, और झाड़ फूक किया जाता था। तो कुछ लोग अज्ञानतावश यह कर रहे हैं। लॉकडाउन बहुतों के लिए मुश्किल भरा रहा, तो बहुतों के लिए ये सुनहरा मौका भी बन गया। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसने बनाना पेपर से ऑर्गेनिक मास्क बनाया। ये ऑर्गेनिक मास्क N95 से भी बेहतर और काफी सस्ता है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पेपर मैसी के चर्चित कलाकार शरद ने केले के रेशे से बने कागज से ऑर्गेनिक मास्क तैयार किया है। पटना के शरद कुमार का दावा है कि इस मास्क पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता, इसलिए केले के रेशे से बना कागज सबसे सटीक और पूरी तरह से देसी और हाथ से बना हुआ मास्क है। हाथ से बने कागज के अलावा कॉपर के तार, कॉटन, लेटेक्स रबर और धागे के प्रयोग से इसे बनाया जाता है। इस मास्क में 3 लेयर हैं, जिनमें पेड के रूप में फिल्टर और मास्क के ठहराव के लिए पतले कॉपर वायर का प्रयोग किया है। कागज के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो इसलिए हमने हर वो मजबूत से मजबूत फाइबर और हर वो स्टडी के बाद ये बनाना को ऑप्ट किया। और बनाना ये प्रूव भी करता है हर तरह से, हर पायदान पे आप उसको आप नाप तोल के आप देखेंगे तो ये बाकी और दूसरे मटेरियल से बेहतर कारगर साबित होगा। इसकी अनुमानित लागत 6 से 8 रुपए है। केले के रेशे से इन्होंने कुल 8 प्रकार के विशेष हाथ कागज तैयार किए, जिसमें 2 अलग प्रकार के कागज को प्रयोग में लाकर एक व्यवहारिक टेस्ट मास्क तैयार किया गया है। इसका नाम ओसेफ रखा जाना है। इसे तैयार करने में कोई गोंद नहीं लगता, बल्कि हाथ कागज के अलावा स्प्रिंग, कॉपर, पायर, टेप, कॉटन पेड, टेलेक्स रबर और धागे का इस्तेमाल करते हैं। हाथ कागज को 3 स्तर में रखकर इसमें पेड़ के रूप में फिल्टर और मास्क के ठहराव के लिए पतले कॉपर वायर को प्रयोग में लाया जाता है। ये कागज ना तो पानी में फटेगा और ना घुलेगा, इसे कपड़े की तरह धोया जा सकता है। ये प्रमाणित हो चुका है साइंटिफिकली कि बनाना जो है, बनाना का जो स्टेम का जो जूस होता है, मतलब वो बेस्ट एंटी बैक्टीरियल है। और खास करके एक्वा कल्चर के लिए तो इससे बेहतर विकल्प कोई है ही नहीं। शरद की माने तो कई शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि केले के तने की जूस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व मौजूद रहते हैं। ऐसे ही ये इको फ्रेंडली, वेदर प्रूफ एयर ऑर्गेनिक होता है, इसलिए केले के रेशे से बने कागज कोविड-19 से बेहतर विकल्प है। इस मास्क को घंटों पहना जा सकता है, सांस फूलने जैसी परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो हम यूज करते हैं N95 मास्क या उससे महंगे मास्क, यदि उसके प्रयोग के बजाय हम यदि इस ऑर्गेनिक मास्क को यूज करें तो ये बेहतर साबित होगा। कंचन सुबोध के साथ प्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर शहर और मुसरी घरारी के बीच बहने वाली जमुआरी नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। शहर का गंदा पानी और फैक्ट्रियों की गंदगी का इस नदी में गिरने की वजह से ये नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इसकी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता। लोग लिख के दिए थे इसको सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई किया लेकिन सही ढंग से नहीं हुआ, दिखावा सफाई हुआ इत्यादि। इतना दूषित पानी हो गया है कि अगल बगल के मोहल्ला वाले भी इससे परेशान रहते हैं। और बात हल्की बारिश में निगम और सरकार की खुली पोल की। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कोरोना स्पेशल अस्पताल बनाया गया। 2.5 महीने से इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन मानसून के पहले हुई झमाझम बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से कोरोना के भर्ती मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने वार्ड में भरे पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। अस्पताल में जल जमाव पर अधीक्षक का कहना है कि ज्यादा बारिश होने पर मरीजों को ऊपरी तल्ले में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कई सालों से अस्पताल में जल जमाव की समस्या आ रही है। नहीं हुआ है, चूंकि हवा के साथ वर्षा हुई ना, तो इसीलिए टेंजेंशियल फ्लो या कहिए तिरछे रूप में जो पानी गया, तो इसीलिए वार्ड में घुस गया। तो ऐसे तो एनएमसीएच जानते ही हैं कि यहाँ जल जमाव तो होता ही है, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है इसमें कि नाली का, बाउंड्री वाल का और पंप मशीन का, वो हमारा कार्यरत है। आधे घंटे में वो जो भी पानी लगा था। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में नाला सफाई और जल निकासी के कामों की समीक्षा की। सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस समीक्षा में पटना महानगर के सभी विधायक, नगर निगम आयुक्त, बुडको के एमडी भी मौजूद रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में पिछले साल की तरह स्थिति न हो, इस पर जोर दिया गया। सांसद ने मोहल्ले के लोगों से राय लेकर योजना बनाने को कहा और साथ ही उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने को कहा जिन इलाकों में पिछले साल पानी भर गया था। आपने अच्छा काम किया, इसको पूरा। सोशल मीडिया से फेमस हुए छपरा के चंदन की खबर न्यूज 18 में चलने के बाद उनको एक रियलिटी शो का ऑफर मिला है। वहीं कई बड़ी हस्तियों ने भी चंदन को फोन कर उनका हौसला बढ़ाया। छपरा के कैलाश खेर के रूप में इंटरनेट की दुनिया में मशहूर हो रहे चंदन अपने इस प्रसिद्धि को पाकर काफी खुश है, तो वहीं चंदन के घर वालों को लगता है कि चंदन कुछ बड़ा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये और बहुत ऊंचाई पे जाए, इनकी हर एक मनोकामना पूरा हो, ये जो चाहते हैं उनकी हर एक इच्छा पूरा हो। न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही प्रमुखता से मेरी न्यूज़ को अपने चैनल पे दिखाया और मुझे प्रमोट किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।